ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, एक चीज और, सिक्योरिटी प्रोसेसेस, मतलब कोई भी एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस का डेटा एक्सेस नहीं कर सकता। वैसे ही जैसे एक यूजर दूसरे यूजर का डेटा एक्सेस नहीं कर सकता। इसमें किसी को कुछ डाउट है या पूछना है, इस क्वेश्चन को लिखने के लिए सभी लोग कंफर्टेबल हैं तो चैट्स में क्लियर लिखिए। ये मोस्ट बेसिक क्वेश्चन है। आप कह सकते हैं कि आप आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का ABCD यही है, पहाड़ा यहीं से पढ़ना शुरू करते हैं। सभी लोग क्लियर चैट में लिखें ताकि हम आगे बढ़ेंगे। चैट्स में क्लियर लिखिएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट का टाइम, अगर आपको मर्जी है तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रहना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप ऑपरेटिंग सिस्टम का और फंक्शंस लिख सकते हैं, लेकिन जितना आप कंसाइज रहिएगा उतना आपको और क्वेश्चंस लिखने का टाइम मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब जल्दी से ना कुछ कुछ जो बेसिक बेसिक बात है वो सब डिस्कस करते हैं, ठीक है। 1 से ले लेते हैं, हमको कुछ भी ऐसा लगेगा जो डिस्कस करने की जरूरत है तो वो सब हम डिस्कस कर लेंगे। हाँ ये सब हो गया, ठीक है। ये पूरा यूनिट खत्म है। इवोल्यूशन डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नीड ऑफ ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम का नीड क्यों पड़ता है, ये तीनों पॉइंट आप में से कोई भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, अगर हमको ना एक प्रोग्राम बनाना है, अगर हमको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर कोई यूजर हो, सॉरी, यहाँ पे ना एग्जांपल के लिए एक सॉफ्टवेयर हम मान के चलते हैं, ठीक है। वन नोट, अभी हम वन नोट का यूज करें तो इसलिए वन नोट को मान के चलते हैं। अब वन नोट जो हमारा सॉफ्टवेयर है, इसका अगर हम पूरा प्रोग्रामिंग करके बैठे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ये ध्यान रखिएगा, वाई ओएस, मतलब ओएस को हम क्यों रखते हैं, उसको डिफाइन करने के लिए क्वेश्चन लिखा गया है कि व्हाट इफ देयर इज नो ओएस। अगर वहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब जो अभी, अब वैसे तो अभी हर काम कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही होता है, लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। तो उन सब के बारे में देखते हैं। पहला क्या है, बल्कि एंड कॉम्प्लेक्स ऐप हार्डवेयर इंटरेक्शन कोड मस्ट ऐप कोड वेल, ठीक है। यहाँ पे अगर हमको वन नोट सॉफ्टवेयर बनाना है तो हमारे लिए एक कंडीशन होगा कि हम ना वन नोट के साथ साथ वन नोट का ड्राइवर लिखें। ड्राइवर मतलब आप लोग समझते हैं क्या होता है, वन नोट के ड्राइवर से आप क्या समझते हैं कि माउस से कैसे इंटरेक्ट करेगा, मॉनिटर पे कैसे इसका डेटा डिस्प्ले होगा, ये हर चीज़ हार्डवेयर मैनेज का काम हमको एक ही सॉफ्टवेयर में रखना पड़ेगा। लेकिन हमको पता है कि जब हर सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर रिसोर्स चाहिए ही चाहिए, तो कुछ कोड जो कि हर सॉफ्टवेयर में कॉमन हो, उसको एक ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक सॉफ्टवेयर बना दे जो कि ये सब काम, बेसिक काम देख ले, ठीक है। नेक्स्ट, रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन बाय वन ऐप। अच्छा, अगर कोई मैनेजर नहीं होगा, आपको पता होगा ओएस ना रिसोर्सेज को मैनेज करता है, किसको कब देना है, कितना देना है, कब लेना है, वो सारा चीज देखता है। अगर मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वन नोट क्या करेगा, वन नोट रैम अगर 4 GB है तो 3 GB रैम अपने आप से लेके बैठ जाएगा और वो कभी छोड़ेगा ही नहीं। तो एक्सप्लॉइटेशन मतलब किसी भी एक रिसोर्स पे वो अपना दबदबा दबंगई करने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है नो मेमोरी प्रोटेक्शन। मेमोरी प्रोटेक्शन का क्या मतलब है, अगर एक वन नोट नाम का सॉफ्टवेयर चल रहा है, ठीक है, साथ में आप क्या चला रहे हैं, एक मान लीजिए कोई गेम बोल लेते हैं, माइनक्राफ्ट। माइनक्राफ्ट बहुत लोग गेम का नाम सुने, कुछ नहीं सुनेगा। माइनक्राफ्ट क्या होता है, कुछ एक गेम होता है मान लीजिए, ठीक है। अगर वो गेम का कुछ मेमोरी स्पेस है, अगर हम यहाँ पे एक मेमोरी ड्रॉ करें, अगर हम इस मेमोरी में ना आधा मेमोरी दे रखे हैं वन नोट को, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से इतना वाला जो पार्ट है ये वन नोट का है, ठीक है। ये वाला अगर वन नोट का है, मतलब वन नोट इसको यूज कर रहा है, और जो इतना वाला पार्ट है ये मान लीजिए माइनक्राफ्ट को दिया गया, ठीक है। अब हो सकता है अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो वन नोट का तो यहाँ पे डेटा है, यहाँ डेटा, यहाँ डेटा, यहाँ डेटा है, लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वन नोट क्या करेगा, इधर वाला डेटा भी एक्सेस कर लेगा, यानी मेमोरी में जहां से मर्जी उसको डेटा लेना होगा वो ले सकता है, जहां पे उसको छेड़छाड़ करने का मन करेगा, चेंज वगैरह वो सब भी कर सकता है। तो ये तीनों पॉइंट सभी को क्लियर है तो चैट्स में क्लियर लिख सकते हैं। क्लियर लिखते चलिएगा तो हम आगे बढ़ते चलेंगे। क्लियर। और
बाकी लोगों को नहीं समझ में आया। देखिए समझ में आया तो क्विक हैंड रेज कीजिए या फिर रिपीट लिखिए चैट्स में। देखिए एक चीज़ हम बता रहे हैं, अगर आपको बोलने में तकलीफ है, गले में दर्द हो रहा होगा तो क्लियर या रिपीट लिख सकते हैं, ठीक है। बढ़िया, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है, मतलब जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है उस सब का कलेक्शन हम लोग बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसा सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम को मैनेज करता है उस सब का कलेक्शन बना ले तो उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ओएस एज ए इंटरफेस, ओएस क्या करता है? एक इंटरफेस के तौर पे काम करता है। मान लीजिए जैसे यूजर है, यूजर का कोई प्रोग्राम है, वर्ड है, जीमेल है, एक्सेल है, नेटफ्लिक्स है, तो ये डायरेक्टली हार्डवेयर पे तो चल नहीं सकता। रैम वैम पे, मतलब ये जो भी मॉनिटर है ये सब पे डायरेक्टली प्ले कर सकता है क्या? वर्ड डायरेक्टली प्ले नहीं कर सकता, तो उसके उसमें बीच इसको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर का हेल्प लेके ये काम करता है, ठीक है। ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम को मतलब कंप्यूटर सिस्टम को अगर हम तीन टर्म से बांटे तो पहला ये नहीं कह सकते हैं, यूजर जाता है ओएस के पास, कोई भी काम होता है तो, और ओएस जाता है कहाँ पे? हार्डवेयर पे। ये तीनों पॉइंट्स हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सबको क्लियर होगा। अगर यूजर कोई काम है, यूजर को कोई काम है तो वो पहले जाएगा ओएस के पास और ओएस फिर हार्डवेयर से वो काम करवा के देगा, ठीक है। अगर हार्डवेयर को यूजर को कुछ भेजना होगा तो हार्डवेयर क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम को देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको पर्टिकुलर जो भी डिवाइस पे दिखाना है वो यूजर पे दिखा देगा। ये तीनों बातें आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट है रोल ऑफ ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल क्या क्या होता है? एक्सेस टू द कंप्यूटर हार्डवेयर, हार्डवेयर का इसको एक्सेस होता है। इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, इंटरफेस होता है। रिसोर्स मैनेजमेंट करवाता है, ठीक है। आर्बिट्रेशन वर्ड का मतलब है मध्यस्थता, यानी कि जो भी कहते हैं ना कि मीडिएटर, यानी कि गांव समाज में होता है ना कि ये बीच वाले लोग हैं जो दोनों, शादी वगैरह में जनरली होता है कि जो एक कोई बीच में पर्सन होता है जो कि दोनों का शादी वगैरह अरेंज करता है, तो वो चीज हर रिसोर्सेस, हर अलग अलग प्रोसेसेस के बीच में कम्युनिकेशन बिल्ड करवाता है, ठीक है। हाइड्स ऑल द अंडरलाइंग कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि जितना भी इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हाइड कर लेते हैं और एग्जीक्यूशन का प्रोग्राम आइसोलेशन करवाता है। अच्छा, प्रोसेस के बीच में आइसोलेशन का क्या मतलब है? प्रोसेस के बीच में आइसोलेशन का क्या मतलब है, जो अभी हम बता रहे थे ना यहाँ पे आपको, कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो वो जितना वन भाई नोट का तुम्हारा मिला है स्क्रीन तो दिख ही नहीं रहा ना। नहीं दिख रहा है क्या? अरे क्या मुझे नहीं दिख रहा, पता नहीं। क्या सभी लोगों के स्क्रीन पॉज दिख रहा है? तुम्हारा एच करके दिख रहा है बस भाई। एक मिनट रुक जाइए। एक सेकेंड। हर्षित लिख रहा है बस। अभी क्लियर हो गया होगा। जिनके एंड से भी आवाज आ रही है म्यूट कर लीजिए। अभी क्लियर दिख रहा है स्क्रीन? हेलो, क्या अभी स्क्रीन क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। देखिए हम कह रहे थे कि अगर मान लीजिए पहले अगर जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था तो वन नोट को जितना मेमोरी मिला था वो अपना यूज कर रहा था। ऑपरेटिंग सिस्टम था नहीं तो वो अपने बाहर में भी मतलब जितना मिला उससे बाहर का भी यूज कर रहा था, ठीक है। लेकिन अगर वन ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही रोल में आता है तो वो आइसोलेशन देता है, कहता है कि एक प्रोसेस तुम्हारा इतना है तो तुम इतना अपना काम करो, ठीक है। दूसरा प्रोसेस माइनक्राफ्ट अगर गेम है तो उसको उसका अपना ही पार्ट मिलेगा, दोनों को अलग अलग मिलेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये सब रोल है, आप लोग पढ़ सकते हैं, इवोल्यूशन, जनरेशन, ये सब चीजें आप लोग पढ़ सकते हैं। ये थ्योरी वाला पार्ट है, इवोल्यूशन इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं किए हैं। ये पीडीएफ ऑलरेडी डाला हुआ है। अब डायरेक्टली हम ना ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें पहला था सिंगल प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम, डिटेल में हमने देखा, हम पहले बोले सेकंड यूनिट पे हमको जल्दी चलना है।
पहला सिंगल प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या होता है एक प्रोसेस एक बार में जा सकता है, यानी अगर सीपीयू है तो पहले P1 जाएगा, फिर P1 का काम खत्म होगा तो P2 जाएगा, P2 का काम खत्म होगा तो P3 जाएगा। पहला वाला टाइप क्लियर है सभी को? मोस्ट बेसिक्स है। अगर सीपीयू है ना तो सीपीयू पे प्रोसेस जाएगा तब तो एग्जीक्यूट होगा, तो पहला गया पहला का काम खत्म, दूसरा गया दूसरा काम दूसरे का खत्म, तीसरा गया तीसरे का काम खत्म। ये मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम था, मतलब ये मोस्ट बेसिक यहाँ पे कह सकते हैं। इसमें हर प्रोसेस एक बार में एग्जीक्यूट हो जाता था, ठीक है। दूसरा है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बारे में कोई बता सकते हैं? बैच प्रोसेसिंग बहुत नाम सुने होंगे आप लोग। बैच प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम, हैंड रेस अगर आपने कर रखा है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो आप हैंड डाउन कर सकते हैं। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम का क्या मतलब है? एनीवन, कोई भी बोल सकते हैं आपने। घर गया है नहीं है? देखिए, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम का मतलब होता है, बहुत सिंपल सा बात है कि जो मान लीजिए हमको टास्क था, ठीक है, अलग अलग जॉब था, उसको क्या करते हैं कि ऑपरेटर को देते, वो ऑपरेटर रिलेटेड एक काम से रिलेटेड बैच, मतलब काम को एक बैच में दूसरे बैच में तीसरे बैच में रखता है, और बैच को भी वो एक एक करके फ्री देता है, ठीक है। मतलब एक बैच समझ लीजिए जिसमें बहुत सारा अलग अलग में सिमिलर टाइप के प्रोसेस जॉब को एक साथ रख लिया गया, उसको बैच बोलता है, और एक एक करके बैच दिया जाता है। ये काम करता क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, उस टाइम पे एक ऑपरेटर जनरली पर्सन होता था, वो इधर से जॉब लेता था और सबको मतलब एक सिमिलर जॉब को एक साथ रख रख के सीपीयू को दे देता था। ये दोनों क्लियर है तो चैट में आप क्लियर लिख सकते हैं। दो बेसिक टाइप्स हम देखें, इसके बाद तीन जो बढ़िया बढ़िया होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग, टास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग, इसको देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट यूनिट पे चलेंगे। जितना जल्दी आप क्लियर लिखिएगा, हमारा टाइम और आपका टाइम दोनों बचा सकते हैं आप। बढ़िया। नेक्स्ट, मल्टी प्रोग्रामिंग। अच्छा, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है? मल्टी प्रोग्रामिंग कब आया ना, जब मान लीजिए रैम का कॉन्सेप्ट आया। इसमें कहा गया कि हम ना तीन चार, अच्छा एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी ये वाला प्रोसेसिंग हो रहा था सिंगल प्रोसेस, अगर इसका काम ये गया, ये काम होने अगर मान लीजिए अपना काम करवाने गया, तो ये अपना काम करवाने के लिए सीपीयू पे है और ये अपना काम खत्म कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसी टाइम इसको क्या हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम का जरूर मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस कीबोर्ड से कुछ इनपुट लेना पड़ा, तो वो करने गया। तो सीपीयू में आपको पता होगा एक सेकंड में मिलियन ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो सकता है। तो अगर 2-3 सेकंड के लिए भी, मतलब मान लीजिए हाफ सेकंड के लिए भी इनपुट आउटपुट करने के लिए डिवाइस से कम्युनिकेट करने लगा, तो उस टाइम पे क्या होगा कि सीपीयू का उतना टाइम वेस्ट होगा कि नहीं होगा? सीपीयू उतना देर के लिए आइडल बैठा रहेगा, यानी खाली बैठा रहेगा। तो इससे अच्छा ना होता कि उस एक सेकंड के लिए थोड़ा सा काम इसका कर लेता P2 का। तो यही सब चीज हो पाए इसलिए हम क्या किए, मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट लाए, जिसमें हम क्या करते हैं, पहले बनाते हैं P1 P2 P3, और तीनों को कहाँ पे ले आते हैं, एक रैम करके हम एक चीज बोलते हैं जिसको प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, और ये वाला चीज पे लाके रख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, इससे पहले जो दोनों दोनों हमने बताए थे आपको, सिंगल प्रोसेस और ये बैच प्रोसेसिंग, ये सब ओल्ड टाइम में था। मल्टी प्रोग्रामिंग तब आया जब ये मतलब रैम वगैरह आ गया, सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम में एक रैम ऐड कर लिया गया, और रैम में सारा जो भी प्रोसेस है उसको एक साथ, यानी जितना ज्यादा हो सके रैम में, अगर और जगह होता तो चार प्रोसेस का जगह होता तो चौथा प्रोसेस भी ला के रखते हैं। चार प्रोसेस की अगर जगह होती तो चौथा प्रोसेस भी ला के रखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था, एक एक करके प्रोसेस यहाँ पे सीपीयू पे जाएगा। और अगर यहाँ पे एक चीज मल्टी प्रोग्रामिंग में फायदा ये होगा ना कि जो हमारा P1 है, ठीक है, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन टूल यूज कर लेते हैं, अगर हमारा जो P1 है, ये P1 को हम भेजे कुछ काम करने, P1 काम करते करते बोला कि हमको इनपुट आउटपुट चाहिए, तो P1 गया हुआ इनपुट आउटपुट करने, तब तक हम क्या बोलेंगे कि P2 भाई साहब आप थोड़ा सा चलो और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो P2 जाएगा यहाँ पे और P2 का काम हो जाएगा। ये बात सभी को समझ में आ गया? मल्टी प्रोग्रामिंग, इसमें बस सिंपल सा यही एडवांसमेंट किया गया कि अगर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और वो एक सेकंड के लिए भी मतलब प्रीएम्प्ट होता है, मतलब अपने आप से कहीं पे चला जाता है, तो क्या होगा, दूसरा वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट होने सीपीयू पे चला जाएगा, ठीक है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग अगर आपको क्लियर है तो चैट्स में क्लियर लिख सकते हैं।
देखिए चैट्स टाइप करने में आपको हमको नहीं लगता 1 से 2 सेकंड टाइम लगे, आप बस CLR लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। सब कोड वगैरह बंद करते हैं। सेव ऑल। सिस्टम स्लो होगा ना, इस वजह से आपको लोग को लैग होकर भी दिखेगा, हमको लगता है। चलिए, अब यहाँ पे बात कर रहे थे P1 P2 P3 की, ठीक है। तो इसमें हर एक जो प्रोसेस था वो एक साथ हम ट्राई करते हैं जितना से ज़्यादा प्रोसेस रैम पे ले आ सके हम ले आते हैं, और एक एक करके सबको चांस देते हैं। अगर कोई इनपुट आउटपुट करने बोलता है कि भैया हमको जाना है, तो बोलते हैं कि तुम तब तक उधर अपना काम देखो, तब तक हम दूसरे का काम करा देंगे, ठीक है। मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग में क्या होता है, आप मल्टीटास्किंग को ऐसे बोल सकते हैं, ये ना बस थोड़ा सा लॉजिकली यहाँ पे चेंज हुआ, ठीक है। अनलाइक मल्टी प्रोग्रामिंग वी कैन स्विच। मल्टीटास्किंग में पहले तो कहा गया था कि अगर मान लीजिए P1 आता था, मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या था, P1 अगर आया, बोला कि हमको इनपुट आउटपुट करना है, तो ये जाएगा, तब क्या करेगा CPU इसको P2 को टाइम देगा। लेकिन यहाँ पे मल्टीटास्किंग में एक थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है। मल्टीटास्किंग में ना, अच्छा मान लीजिए इस वाले में एक प्रॉब्लम है, हम बताते हैं। अगर P2 कहता है कि हम 20 मिनट चलेंगे, 20 मिनट तो वैसे चलता नहीं, मान लीजिए 20 सेकंड चलेगा। अब ये 20 सेकंड तक अपना काम करेगा, तब तक ये 20 सेकंड दोनों वेट करेगा कि नहीं वेट करेगा? कहानी सिंपल है, अगर P1 20 सेकंड तक अपना काम करे तो 20 सेकंड वेट करेगा कि नहीं वेट करेगा? अमन है क्या? अमन 156। हाँ बोलो। वेट करेगा कि नहीं वेट करेगा? भाई हमको लग रहा है कोई नहीं बोलने वाला, इसलिए हमारा गला ना दुखे, इसलिए हम तुम्हारा सब रात में लगता है सो क्वेश्चन गया। रिपीट करना। देखो सिंपल सा हम बात क्वेश्चन बता रहे हैं, रिपीट करना। हम सिंपल सी बात कर रहे हैं। मान लीजिए P1 है, ठीक है। अगर P1 को हम भेज दिए 20 सेकंड के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है, इसमें ना मतलब काम थोड़ा मान लीजिए है, इनपुट आउटपुट का ही नहीं, लेकिन लगातार प्रोसेसिंग हो रहा है। ये मान लीजिए इसमें कोई फॉर इंट आई इक्वल टू एक इनफाइनाइट लूप लगा के छोड़ दिया। अब इसका ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट, मतलब इसका जो भी कोड है, इंस्ट्रक्शन है, वो चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है। अब आपको नहीं लगता कि अगर ये लगातार चलता रहेगा तो पीछे वाला वेटिंग कंडीशन में वेट करते करते मर जाएगा? ऐसा होगा कि नहीं होगा? हाँ वेटिंग तो करेगा। हाँ वेटिंग करेगा। इतना सा बात बाकी लोग भी बोल देते तो अच्छा रहता, ठीक है, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है P1 P2 P3 इसके लाइन में है तो वेट करता रहेगा। CPU को चाहिए कि CPU मल्टीटास्किंग वाले में क्या करता है कि थोड़ा सा और एडवांस हो जाता है। ये कहता है कि P1 भैया आओ, इसको एक टाइम फिक्स करता है कि इतना टाइम तक चलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक बोल देता है कि हम किसी को भी ना, तुम चाहे तुम्हारा काम खत्म हो या ना खत्म हो, इस बात से हमारा फर्क नहीं पड़ता, या फिर तुम रुकने बोलो, काम तुम्हारा करना है नहीं करना है, इससे मतलब नहीं। वो एक पर्टिकुलर 2 सेकंड या फिर 1.5 सेकंड का टाइम देता है, उतना सेकंड चलो, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर से थोड़ी देर वेट करो, तब तक हम दूसरे को भी थोड़ा सा रिस्पॉन्स देते हैं। भले ही काम ये किसी का नहीं करता मल्टीटास्किंग वाला, मतलब होता है ना कि वो, अगर आम भाषा में कहें तो वैसा लोग जो सब काम शुरू कर देगा, ठीक है। जो कस्टमर आया उसका बोला अच्छा आपका ये वाला काम है तो ये वाला भी कर देते हैं वो, और बाकी अगर मान लीजिए वेट करता वो दिखेगा तो किसी को वेट नहीं करने देगा, वो दूसरा वाला जो दिखेगा कि वेट कर रहा है उसका भी थोड़ा सा काम लेकर शुरू कर देगा, ताकि वो बेस्ट उसको, हाँ उसको, बेस्ट बेस्ट एग्जाम्पल गोलगप्पा वाला। हाँ मतलब वो थोड़ा थोड़ा सबको खिलाते रहता है, ठीक है, वरना कस्टमर भाग जाएगा। तो ये चीज है, ठीक है। आइडिया सिंपल है कि सबको तुरंत रिस्पांस दिया जा सके, इसलिए सीपीयू क्या करता है, प्रीएम्प्टिव नेचर में काम करता है। प्रीएम्प्टिव मतलब एक प्रोसेस पे आया, चलाया, चला तो ठीक, मतलब एक इतना टाइम में हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नेक्स्ट, ठीक है। तो ये दोनों क्लियर है। मल्टी प्रोग्रामिंग में बस ये कहा गया था कि रैम में जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम लाओ और सीपीयू के पास भेजो। सीपीयू अगर इनपुट, मतलब वो जो प्रोसेस कहता है, जब प्रोसेस खुद कहेगा कि मतलब हमको क्या कहते हैं, हमको इनपुट आउटपुट करना है, तब हम उसको कहाँ भेजेंगे, तब हम उसको भेजेंगे, मतलब तब उस टाइम सीपीयू क्या करेगा, दूसरा प्रोसेस चूज करेगा, ठीक है, मतलब नेक्स्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि सीपीयू थोड़ा सा एग्जीक्यूट किया, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो दूसरे वाले को टर्न देगा। क्लियर है मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीटास्किंग?
बढ़िया। मल्टी प्रोसेसिंग ये क्या होता है? इसमें ना सीपीयू ही एक से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। जैसे अभी तक जितना हम देखे सब में सीपीयू एक था, सीपीयू एक था, बैच में भी सीपीयू एक था, सब में सीपीयू एक था। मल्टी प्रोसेसिंग यानी मल्टीपल प्रोसेसिंग हो रहा होगा, तो मल्टीपल प्रोसेसिंग के लिए जरूरी है कि मल्टीपल प्रोसेसर यानी कि मल्टीपल सीपीयू हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बस सिंपल काम करता है कि जैसे वहां पे कर रहा था कि एक प्रोसेस लेगा, वन को देगा, और यहाँ पे दूसरे को भी उसी टाइम क्या कर सकता है, दूसरे को सीपीयू टू को दे सकता है। अब ये सब जनरली सीपीयू हमारे सिस्टम में भी होता है, तो हम लोग को क्या करते हैं, कोर में डिवाइड कर देते हैं कि क्या कहते हैं, ऑक्टा कोर, डुअल कोर, ये सब करके अलग अलग कोर में डिवाइड होता है। और वैसे तो वो सब होता एक ही डिवाइस है, ठीक है, मतलब एक ही डिवाइस होता है, लेकिन इंटरनली वो सब अलग अलग है। जैसे 4 कोर का सीपीयू है, तो उसमें 4 अलग अलग कोर्स में उसको डिवाइड किया होगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो इस चीज को, और हले मतलब मान लीजिए 4 प्रोसेस आया, तो एक प्रोसेस पहले वाले कोर को दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, ऐसे करके मिल जाता है। कोर जो लोग नहीं जानते हैं उनको कंफ्यूजन हुआ होगा। सिंपल बात याद रखिए कि अगर 2 सीपीयू हो तो हम एक बार में 2 काम करवा सकते हैं, और ये मल्टी प्रोसेसिंग ओएस का कॉन्सेप्ट है। आप इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, बहुत सारा अलग अलग रिसोर्सेस है, उस सबको क्या किया, नेटवर्क में मतलब कनेक्ट कर दिया, तो उसको डिस्ट्रीब्यूटर बोलेंगे। आरटीओएस रियल टाइम यानी वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें बहुत रियल टाइम में रिस्पॉन्स दिया जाता है, यानी इनपुट आया तुरंत और तुरंत उसका प्रोसेसिंग करके आउटपुट दिया गया, उस सबको बोलते हैं रियल टाइम। इसमें डेडलॉक लगने का अगर चांस हो, नहीं होना चाहिए ऐसा। इसको डिजाइन किया जा सकता है कि किसी भी मतलब ऐसा डिजाइन किया जाता है कि कभी भी डेडलॉक वाला कंडीशन ना आए, मतलब कभी भी सिस्टम हैंग ना हो, फंसे ना, उसको हर हाल में तुरंत काम करे, मतलब बहुत क्रिटिकल काम करने के लिए आरटीओएस का यूज किया जाता है। टाइप्स ऑफ ओएस क्लियर है? अगर चैट में आप लोग क्लियर लिख सके तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। इसमें किसी को आपको लगता है रिपीट करना है तो आप रिपीट और उसका नाम लिख सकते हैं, अदरवाइज सब लोग क्लियर लिखिए तो आगे बढ़े। चलिए बढ़िया। और नेक्स्ट अवर, हाँ वो आप जो कह रहे थे ना अमन, ये आरआर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, आरआर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, क्या बोल रहे हैं, आरआर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है वो हम लोग क्या करते हैं, मल्टी टास्किंग के टाइम यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम मल्टीपल टास्किंग करें तो नहीं, वो बहुत सारे, क्या क्वेश्चन था, कोई पूछा था कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग कब आएगा, तो हम बताए थे कभी शेड्यूलिंग आएगा उसमें आएगा। अरे अभी बहुत कहानी, अभी तो दिल्ली दूर है, कल पहुंचेंगे वहां। डिफरेंस बिटवीन मल्टी थ्रेडिंग और क्या है, मल्टी टास्किंग। अच्छा, मल्टी टास्किंग में क्या होता था, एक ही सीपीयू होता था और वो क्या करता था, काम छोड़ छोड़ के भागता था, मतलब गोलगप्पे वाले की तरह काम करता था। थोड़ा सा काम किया, फिर उसको भी काम किया, उसका भी काम किया, उसका भी काम किया, और सबका काम साथ साथ करते रहता था, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते थे, मल्टी, क्या था उसका नाम, सॉरी, मल्टीटास्किंग, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस बताना होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आया था मल्टीटास्किंग वर्सेस मल्टी थ्रेडिंग, बताइए। तो ये चीज डायरेक्टली यहाँ से यूनिट 2 है, उसको हम कनेक्ट करेंगे कि प्रोग्राम प्रोसेस थ्रेड, वो जब हम प्रोसेस मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट, तो वहां पे ये चीज आपको दिखेगा। तो सबसे पहले प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, देखिए ये बात लिखो, आप लोग देख के भी पढ़ सकते हैं। देखिए प्रोग्राम नॉर्मल सा एक बात है, जो भी हमारा मान लीजिए जैसे कि सी प्लस प्लस का हम सोर्स कोड लिखते हैं, ठीक है, इसको प्रोग्राम हम वैसे तो हम लोग कहते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम है, लेकिन एक्चुअल में हमारा प्रोग्राम कंप्यूटर के लिए ये प्रोग्राम नहीं है। हम लोग अपने हिसाब से कहते हैं हम प्रोग्रामर है, ये हमारा प्रोग्राम है, लेकिन हमारा प्रोग्राम क्या होता है, ये EXE फाइल जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है उसको हम बोलते हैं अपना प्रोग्राम। और ये कहाँ पे होता है प्रोग्राम, प्रोग्राम, अच्छा जब भी हम प्रोग्राम कंपाइल करते हैं तो वो कहाँ पे होता है, मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी पे, सॉरी मेन मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी पे, मेन मेमोरी पे। हम्म, जब हम मेन उसको मेमोरी कंपाइल पे, करके परमानेंटली स्टोर कर देते हैं। तब सेकेंडरी पे जाता है।
कंपाइल होता है उस टाइम उसको मतलब क्या कहते हैं, जैसे अगर हम ये नॉर्मल कोड कोई कंपाइल करते हैं तो क्या होता है उसका exe फाइल बन जाता है उस फोल्डर में, ठीक है, तो वो परमानेंटली रहता है। तो प्रोग्राम वही है जो कंपाइल कोड मतलब एग्जीक्यूट कंपाइल करके जो कोड रखा हुआ है जिस पे डबल क्लिक करने के बाद एग्जीक्यूट किया जा सके उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। नेक्स्ट है प्रोसेस। अगर उसी प्रोग्राम को हम रनिंग स्टेट में ले आए यानी उसको चला दें तो वो जब चल रहा होगा तो उस टाइम वो प्रोग्राम क्या कहलाएगा, चलता हुआ प्रोग्राम क्या कहलाता है, प्रोग्राम प्रोसेस। प्रोसेस। अब प्रोसेस समझ गए तो हम कह सकते हैं कि अब थ्रेड वाला चीज भी समझ में आना चाहिए। थ्रेड क्या है, सिंगल सीक्वेंस स्ट्रीम विद इन अ प्रोसेस, मतलब एक ही प्रोसेस का अलग अलग, कहानी को हटाएं तो बस हम एक प्रोसेस बताना चाहते हैं। मान लीजिए एक वर्ड का सॉफ्टवेयर है, उसपे ना ये पूरा उसका प्रोसेस में क्या क्या लिस्ट है, टेक इनपुट फ्रॉम कीवर्ड का काम करता है वो प्रोसेस, स्पेलिंग चेकिंग का काम करता है और माउस मूवमेंट को ट्रैक करता है। जैसे ये वाला सिस्टम मान लीजिए वन नोट अभी हम यूज कर रहे हैं तो ये कीवर्ड से हमारा कुछ इनपुट हम टाइप करते हैं तो वो भी लेता है, हमारे माउस पैड को भी ट्रैक करता है और क्या करता है, स्पेलिंग अगर हम कुछ गलत मान लीजिए टाइप करके स्पेस दे दिए तो मान लीजिए जैसे टाइप किया स्पेस दिया तो ये बताएगा कि भैया गलत लिख रहे हो, ठीक है। तो ये तीनों काम को अगर हम अलग अलग डिवाइड कर दें, जैसे टेकिंग इनपुट को कीबोर्ड को एक अलग थ्रेड में डाल अलग इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूट करवाएं, इसको इंडिपेंडेंट, तो तीनों को अलग अलग क्या बोल सकते हैं, तीन थ्रेड बोल सकते हैं। और ये तीनों आपस में इंडिपेंडेंट होता है, मतलब स्पेलिंग चेकिंग वाले को इससे कोई मतलब नहीं, इसको इससे कोई मतलब नहीं है। ये साथ साथ ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ये कट चलेगा फिर ये चलेगा, ये तीनों पैरेलली चल सकता है, ठीक है। तो पैरेललिज्म अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ही प्रोसेस का मल्टीपल टास्क को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ देते हैं ताकि सब कुछ पैरेलली किया जा सके। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, मल्टी थ्रेडिंग, यानी अलग अलग थ्रेड क्रिएट करना। तो एक जो हमारा काम के लिए अलग हम बनाए अलग यूनिट उसको हम एक थ्रेड बोलते हैं, दूसरा थ्रेड, तीसरा थ्रेड। थ्रेड क्लियर है सभी को। इंडिपेंडेंट पाथ ऑफ प्रोसेस लाइट वेट प्रोसेस कहा जाता है, जैसे प्रोसेस का ही लाइट वर्जन है। और यहाँ पे क्या है, पैरेललिज्म अचीव करने का ट्राई किया गया है कि पैरेलली सब कुछ काम होता रहे। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल एक बहुत बढ़िया है, मान लीजिए जब हम YouTube खोले और YouTube पे गाना प्ले करते हैं तो YouTube पे जो गाना चल रहा है और इधर लाइव में इस टाइम में आपका काम चल रहा है, तो दोनों काम तभी हो सकता है जब दोनों पैरेलली CPU पे एग्जीक्यूट किया जा सके। तो ये वाला कुछ अलग चल रहा होगा, ये वाला कुछ अलग चल रहा होगा, तो ये पैरेलल काम का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट एंड सेविंग फाइल टेक्स्ट आर डन कंकरेंटली। अब यहाँ पे क्या है कि फॉर्मेटिंग भी होता है और ये सब मतलब क्या कहते हैं, और स्पेलिंग चेक किया सब भी कंकरेंटली यानी साथ साथ होता रहता है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं कि पैरेलली हो रहा है। जहाँ पे भी पैरेलल वाला बात आएगी वहां पे थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आएगा और मतलब थ्रेड बनाने का। इस चीज का मेन एडवांटेज वहीं पे मिलेगा जहाँ की CPU एक से ज्यादा हो। अच्छा, CPU अगर हम उसको अलग अलग काम में डिवाइड किए हैं तो अलग अलग 3 CPU होगा तभी तो हम ये काम कर पाएंगे, वरना तीनों में क्या करेगा, मतलब तीनों एक ही CPU पे अगर लोड दे देंगे तो ये एक ही CPU फिर वैसा ही काम करेगा जैसे वो प्रोसेस के साथ करता था कि थोड़ा थोड़ा करके सबको टाइम देगा। तो वो चीज नहीं होना चाहिए। थ्रेडिंग का एडवांटेज कब मिलेगा, जब CPU एक प्रोसेसर का हो या ज्यादा प्रोसेसर का। हमको ना इंटरनेट जाके पीछे चेक करना होता है कि चल रहा कि बंद हो गया। CPU अगर एक से ज्यादा होगा तब मल्टी थ्रेडिंग के लिए अच्छा है, या एक ही हो तब मल्टी थ्रेडिंग के लिए अच्छा है, एक से ज्यादा। एक से ज्यादा, ताकि हम हर काम को अलग अलग करवा पाए। बढ़िया। अब आते हैं मल्टीटास्किंग वर्सेस मल्टी थ्रेडिंग पे, कहानी पे। ज्यादा कुछ बताना नहीं है, सिंपल है। द एग्जीक्यूशन ऑफ मोर देन वन टास्क साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग, यानी कि एक से ज्यादा काम टास्क आप कर रहे हैं, ठीक है, एक से ज्यादा टास्क कर रहे हैं, मतलब एक ही टाइम पे आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा देर इसको भी कर रहे हैं और इसको भी कर रहे हैं, मतलब आप स्विच स्विच तो कर रहे हैं लेकिन एक ही टाइम पे एक तरह से कहें तो आप कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं 0.01 सेकंड पे देखिए तो ऐसा उस टाइम पे तो एक ही काम कर रहा होता है CPU, लेकिन एक लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम में देखें तो क्या होता है कि CPU क्या करता है, एक से ज्यादा टास्क को एक साथ में चला रहा होता है, तो इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट क्या है, मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग
इसमें क्या होता है, प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू सेवरल डिफरेंट टास्क। एक प्रोसेस को अलग अलग डिफरेंट सब टास्क में बांट देते हैं और सबका अपना अपना पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन होता है, नहीं सब अलग अलग चलता रहता है। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, मल्टी थ्रेडिंग। तो प्रोसेस और मल्टीटास्किंग में पहला डिफरेंस क्लियर होगा। कंसेप्ट यहाँ पे क्या होता है, एक से ज्यादा प्रोसेस क्या करता है, कंटेक्स्ट स्विच होता है। कंटेक्स्ट स्विच मतलब क्या समझते हैं आप लोग, पहले बताइए। मान लीजिए आप बुक, कल भी हम एग्जांपल दिए थे, अगर आप बुक रीडिंग कर रहे हैं और आपको कह दिया जाए घर पे कि थोड़ा सा मार्केट से कुछ सामान ले आओ, तो आप अपना तुरंत मोड स्विच करते हैं, आप अपना काम और आप मार्केट जाने के लिए निकल जाते हैं, ठीक है। तो एक काम को करते हुए में वो काम छोड़ के अगर किसी दूसरे काम को करने लग जाए तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंटेक्स्ट स्विचिंग। अच्छा, कंटेक्स्ट स्विचिंग में आप क्या कीजिएगा कि बुक को क्लोज कीजिएगा, उस पेज नंबर को आप यहाँ पे या कहीं पे लिख दीजिएगा कि यहाँ तक पढ़ लिए थे, और फिर गो टू मार्केट के लिए क्या कीजिएगा, मार्केट के लिए बाइक निकालिएगा या फिर जो भी इसका मतलब बाइक का चाबी का या फिर इस प्रोसेस से रिलेटेड जो चीज होगा वो सब आप सर्च कीजिएगा, ठीक है। तो कंटेक्स्ट स्विचिंग यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि पहले आप कुछ और काम में थे फिर उसको छोड़ के दूसरे काम में आ रहे हैं, तो इस चीज को क्या कहेंगे, कंटेक्स्ट स्विचिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोसेस चल रहा होता है और उसको छोड़ के दूसरे प्रोसेस पे जाते हैं, तो इस चीज को कहते हैं प्रोसेस की कंटेक्स्ट स्विचिंग। अच्छा, इसमें प्रोसेस का कंटेक्स्ट स्विचिंग होगा या थ्रेड का कंटेक्स्ट स्विचिंग होगा? एक थ्रेड को छोड़ के थ्रेड हो का। सकता है दूसरे थ्रेड को एग्जीक्यूट किया जाए। इसमें क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ सीपीयू एक भी हो तो चलेगा, एक ही सीपीयू मतलब थोड़ा कम इसका थोड़ा कम इसका करके कर सकता है। यहाँ पे बात होती है कि फास्ट करना है, मतलब पैरेलली सब कुछ चलाना है, तो एक से ज्यादा सीपीयू होगा तभी अच्छा है। यहाँ पे क्या होता है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आइसोलेशन देता है प्रोसेस के बीच में। अगर आपको हम पहले बताए थे कि प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हर प्रोसेस को सेपरेट मेमोरी देता है। इसका मेमोरी मान लीजिए ये वाला है, इसको अलग, यानी तीनों प्रोसेस P1 P2 P3 को अलग अलग मेमोरी मिला हुआ है, तो कोई भी एक दूसरे का मेमोरी नहीं देख सकता। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक P1 प्रोसेस में तीन अलग अलग उसी का थ्रेड था, T1 T2 T3, तो उस सबको जो मेमोरी मिलता है ना, उस सब के लिए कोई स्पेशल मेमोरी नहीं मिलता। जो प्रोसेस P1 को मेमोरी मिला था और सारा थ्रेड आपस में उसी मेमोरी को शेयर करता है। ये बात समझ में आया? प्रोसेस को अलग अलग मेमोरी मिलता है और जो ये वाला है ये सब एक ही सेम ही मेमोरी को पूरा सारा थ्रेड मिलके एक्सेस करता है, ठीक है। बढ़िया, डाउट हो तो पूछिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया है कि आइसोलेशन नहीं होता मेमोरी का कोई आइसोलेशन नहीं होता। कोई भी थ्रेड अगर T3 कुछ डेटा चेंज कर रहा है, मतलब T3 कुछ रो किसी ब्लॉक में कुछ चेंज कर रहा है, तो उसी टाइम पे T2 भी जाके अपना चेंज कर दे सकता है, T2 भी कुछ कर सकता है, यानी ये तीनों लड़ कट जाएगा कहीं पे कुछ काम करने के लिए, लड़ाई वड़ाई कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सबको अपना अपना अलग अलग डेटा स्टोर करने के लिए जगह मिला है, सब अपना अपना काम अपने अपने हिसाब से करेगा, यहाँ पे लड़ाई होने का चांस है। OS allocates memory to a process, multiple threads that process share the same memories। हाँ, यहाँ पे एक प्रोसेस को जो मिलता है उसी का अलग अलग थ्रेड होता है, तो वो सबको सेम ही मेमोरी पे एक्सेस मिलता है। अगर इतना बात क्लियर तो चैट में आप क्लियर लिख सकते हैं। एग्जाम अगले एग्जाम कब होगा? 23 मई। मान के चलिए ना कि नेक्स्ट मंडे से एग्जाम देना है, इस हिसाब से पढ़ चलिए। क्लियर है तो चैट्स में क्लियर लिख दीजिए। अच्छा, बाकी लोग हमको लगता है सो गए या फिर सोए, मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम 23 मई। हम पता नहीं, ये चीज़ देखना पड़ेगा एग्जाम कब होगा। थ्रेड शेड्यूलिंग क्या होता है, थ्रेड जैसे कि सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आप बोलते थे, राउंड रॉबिन ये वो सब, वैसा इसमें थ्रेड शेड्यूलिंग में क्या होता है, कोई एल्गोरिथम स्पेसिफिक है नहीं, प्रायोरिटी के बेसिस पे मिलता है। हर थ्रेड का प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, जिसको जितना प्रायोरिटी उसका काम पहले, जिसका प्रायोरिटी नहीं उसका काम बाद में, बस बात खत्म। इसमें सेट प्रायोरिटी हर थ्रेड बनाने टाइम हमको जावा में भी एक मेथड मिलता है सेट प्रायोरिटी, उससे हम किसी का प्रायोरिटी बढ़ा सकते हैं, किसी का प्रायोरिटी कम कर दे सकते हैं। कंटेक्स्ट स्विचिंग, थ्रेड का कंटेक्स्ट स्विचिंग अलग होता है, प्रोसेस का कंटेक्स्ट स्विचिंग अलग होता है। थ्रेड के अगर एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड पे सीपीयू मूव कर रहा है तो उसको थ्रेड का कंटेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं। एक प्रोसेस को छोड़ के, एक करेंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस को छोड़ के दूसरे प्रोसेस पे सीपीयू जाता है तो उसको बोलते हैं प्रोसेस का कंटेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है। चेंजिंग द करंट प्रोसेस विच इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, इसी चीज को, अच्छा ये कंटेक्स्ट स्विचिंग का एग्जांपल डेफिनेशन लिखा गया है। अब स्विचिंग का स्पेलिंग हमको लग रहा है हम गलत लिख दिया, टी सी
अभी कल वाले क्लास में हम बताए थे, ये सब देखिए हम पढ़ा चुके हैं कल वाले संडे वाले क्लास में, फिर भी हमको रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, बढ़िया, बात खत्म। इसको और डिटेल में आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे ये वीडियो डाला हुआ है। अब बात आती है प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, जो सबसे बेस्ट टॉपिक था जिसको कि डिस्कस करना था, यहाँ से यूनिट 2 स्टार्ट होता है। अभी तक यूनिट 1 था, लेकिन यूनिट 1 में भी हम बहुत सारा चीज़ बता दिए, प्रोसेस क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, ये सब चीज़ बता के हम मैक्सिमम चीज़ें कवर कर चुके हैं। अब ओएस काम कैसे करता है, ये मोस्ट यहाँ से कहानी स्टार्ट होगा सेकेंड यूनिट का। तो ओएस काम करता है दो अलग अलग फॉर्म में। रिकॉर्डिंग हम ऑफ करते हैं, इसको हमको अपलोड करना है, तो इसकी वर्जन करेंगे